नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 23 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, बात करेंगे इस लेक्चर की। ये लेक्चर गाइस आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए गाइस सफिशिएंट होता है। सबसे पहले हम करते हैं क्विक रिवीजन, जो कि 22 जून से रिलेटेड होंगे। ओके, फिर हम लेंगे टॉप टेन क्वेश्चन जो कि 23 जून के होंगे, जो कि आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सभी होंगे। एंड लास्ट में हम डिस्कस करते हैं डे ऑफ द वर्ल्ड। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डे ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये लेक्चर जो है आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है हिंदी प्लस इंग्लिश में डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे। इस वीडियो को मैं अपलोड कर देती हूँ। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियोस हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, आप सभी को कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखना होगा जय हिंद जय भारत, क्योंकि हम अपना सेशन जो है जय हिंद जय भारत के साथ ही शुरुआत करते हैं। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जय हिंद जय भारत। एंड थॉट ऑफ द डे है गाइस आज का, योग जिंदगी और शरीर का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। ओके, योग जो है वो जिंदगी और शरीर का, यानी हमारी बॉडी का जो है वो सबसे बड़ा शिक्षक होता है। तो योग बताइए, आप सभी ने 21 जून को योगा दिवस के अवसर पर किन किन लोगों ने योगा किया है? तो प्लीज मुझे आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड जल्दी से कर लेते हैं क्विक रिवीजन, जो कि है आप सभी के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 20 जून को मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस। वही सेकंड है, किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? तो मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में सहकारिता नीति 2023 को अपनाने की बात कही है। नेक्स्ट थर्ड है, किस देश ने योगा को बढ़ावा देने वाली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा है? तो ओमान ने अभी हाल ही में एक वीडियो जारी किया है जिसमें योगा को बढ़ावा देने की उसमें बातें की गई हैं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ है, 2 दिवसीय G20 श्रम सगाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो बिहार कर रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट फिफ्थ है, किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार जो है 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अभी अरुंधति रॉय को अभी हाल ही में यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उनकी जो पुस्तक, जो उनका जो पूरा संकलन है निबंध का, उसी के लिए निबंध का जो पूरा संकलन बनाया गया है उनके द्वारा, यानी आजादी, उसी के ऊपर मिला है इन्हें यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023। याद रखिएगा। नेक्स्ट 6 है, किस राज्य में के मुख्यमंत्री ने अभी धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये अभी 13.48 करोड़ रुपए की बात करेंगे, कि रुपए देने की बात की है, ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके और वहां के रोजगार को भी अवसर मिले, पर्यटन भी वहां का बढ़े। नेक्स्ट है 7th, इंटेल और किस देश ने अभी 32.8 बिलियन डॉलर की चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो जर्मनी सरकार ने अभी ये काम किया है, जर्मनी देश ने अभी इंटेल के साथ ये समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है एक, इम्तियाज अहमद का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो बात करेंगे इम्तियाज अहमद की। तो वह एक समाजशास्त्री थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट 9th है कि किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुमित सेठ जी को अभी हाल ही में पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त कर लिया गया है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जो है सितंबर में देश के पहले मोटो जीपी इवेंट में मेजबानी करने वाला है? तो उत्तर प्रदेश जो है अभी हाल ही में जो सितंबर के महीने में मोटो जीपी इवेंट होने वाला है, उसकी मेजबानी उत्तर प्रदेश सरकार करेगा। यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन। एंड अब ले लेते हैं टॉप 10 क्वेश्चन। सो गाइज, आज 23 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अभी व्हेन हैज इंटरनेशनल योगा डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो आप सभी को पता है 21 जून को हम सभी क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। तो आप सभी को बताना होगा, मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था आप सभी से, कि आप में से कितने लोगों ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में पार्टिसिपेट किया है, कि आप सभी योगा दिवस पे योगा किए हैं या फिर आप रेगुलर ही करते हैं? तो प्लीज आप मुझे बताइएगा जरूर। ओके, अब बात कर लेते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है योग का अभ्यास
करने के कई लाभों को बढ़ावा देना है, ताकि जो हम योगा करते हैं वो रेगुलर करें तो इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं उन सभी को ये इस दिन का मनाने का उद्देश्य रखा है। चुनी गई तिथि ग्रीष्म संक्रांति के साथ मेल खाता है, यानी 21 जून ही क्यों चुना गया है? 21 जून को इसलिए चुना गया है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून, इसीलिए 21 जून को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सद्भाव को प्रोत्साहित करता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो प्लीज आप सभी से मैं कहती हूँ डे एंड डे की जो थीम्स होती हैं आप उन सभी को याद रखा कीजिए। ओके, तो 2023 की जो थीम है इस बार की, तो योग फॉर वासुदेव कुटुंबकम, यानी योग फॉर वासुदेव कुटुंबकम का मतलब है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के साथ इच्छा का प्रतिनिधि करता है। तो ये इस साल की थीम रखी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वही नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि योग ध्यान, तनाव की कमी और समग्र स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बढ़ावा देता है। तो याद रखिएगा इन सभी बातों को। एंड अब बात कर लेते हैं 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। वहीं यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री द्वारा इस स्थान पर योग सत्र को आयोजन किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के ही बोल सकते हैं कि इन्हीं की वजह से 21 जून को शुरुआत किया गया था अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में। ओके, एंड अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के इतिहास की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र में अपने भाषण के दौरान एक समर्पित योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया था। वहीं 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के सभी यानी 193 देशों में से सर्वसम्मत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने पर सहमति व्यक्त की थी सभी देशों ने। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन की बात करें तो ये 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत कर दिया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है ये, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक मान्यता मिली है और इसे 190 से अधिक देशों द्वारा माना जाता है या मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो कोई भी डाउट हो तो डाउट को यही क्लियर कर लीजिएगा। ओके, डाउट अपने साथ मत लेके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में पेट्री ओर्पो को किस देश का प्रधानमंत्री चुन लिया गया? तो रिसेंटली पेट्री ओर्पो हैज बीन इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर द विच कंट्री? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी फिनलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है पेट्री ओर्पो, जिन्हें अभी हाल ही में प्रधानमंत्री चुन लिया गया है, जिन्हें आप इस इमेज में देख रहे हैं। सो बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। तो फिनलैंड के क्वार्टिज्म पार्टी के प्रमुख है पेट्री ओर्पो को संसद द्वारा देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। जैसे कि इन्हें आप जिन्हें पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं इन्हीं का नाम है सना मारिन, जो कि पहले जो यही प्रधानमंत्री थी उनकी जगह लेंगे पेट्री ओर्पो। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सेल्नी निनिस्टो, उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है। बात करें अगर उनके सोशल डेमोक्रेटिक चुनाव में तीसरे स्थान पर आए हैं, जबकि ओर्पो की बात करें तो वो नेशनल कॉलेज पार्टी यानी एनसीपी में फिनिस्ट पार्टी के पीछे से आए हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में हुरून इंडिया की 2022 बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 सूची के अनुसार किस कंपनी ने भारत में सबसे मूल्यवान निजी क्षेत्र की कंपनी के खिताब का दावा किया है? तो विच कंपनी द क्लेम द टाइटल टू द मोस्ट वैल्यूएबल प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन इंडिया एज पर हुरून इंडिया 2022 बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट? तो जैसे कि इस इमेज को देख के समझ गए होंगे, रिलायंस जो है अब तक की ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे हम पहले सर्कल कर देते हैं। तो मैं बता रही थी आप सभी को कि जो रिलायंस कंपनी है वो भारत की सबसे मूल्यवान निजी क्षेत्र की कंपनी है। ये बात कही गई है हुरून इंडिया की 2022 बुरगुंडी प्राइवेट 500 की सूची में ये लिस्ट में शामिल हुई है। तो वही बात करते हैं बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन। तो अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को हुरून इंडिया की सूची में देश की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी के रूप में चुन लिया है। बात करेंगे बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया जो कि 500 सूची में रिलायंस को जो है 16.4 लाख करोड़ रुपए के मूल्यांकन के साथ वो सबसे आगे है। वही टाटा कॉलेस्टिक सर्विसेज की बात करें वो 11.8 लाख करोड़ के रुपए के साथ वो दूसरे स्थान पर है। वही HDFC बैंक जो है 9.4 लाख रुपए के साथ तीसरे स्थान पर है। तो जो सबसे मूल्यवान कंपनी है वो तो रिलायंस है जो कि 16.4 लाख करोड़ रुपए के साथ है। वहीं जो टाटा यानी TCS है वो 11.8 लाख से 8 लाख करोड़ के साथ वो दूसरे स्थान पर है। और HDFC बैंक जो है 9.4 लाख करोड़ के साथ से वो तीसरे स्थान पर है। इस
सूची में टीका या विनिर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 1.9 लाख करोड़ रुपए मूल्यांकन के साथ देश के सबसे मूल्यांकन गैर सूचीबद्ध कंपनी में आंका गया है। वहीं सीरम ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंजर को पीछे छोड़ दिया है, जो कि 1.65 लाख करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर रही है। किसमें? गैर सूचित कंपनी में, याद रखिएगा। वहीं 69,100 करोड़ रुपए मूल्यांकन के साथ बाइजू जो है तीसरी बड़ी गैर सूचीबद्ध कंपनी में भी शामिल हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो आप इन सभी को याद रखिएगा। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4th है। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है? तो वेयर हैज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल स्टार्टेड रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी बिहार। हाल ही में अभी बिहार में जो है दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो याद रखिएगा, इस तरीके का ये यहाँ पे मंदिर का परिसर दिख रहा है आप सभी को। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है बिहार में बनाया जाएगा। इसके बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो पूर्व चंपारण के कल्याणपुरम केथवाली में विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर का निर्माण जो है वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शुरू कर दिया गया है। वहीं 20 एकड़ में प्रस्तावित मंदिर का जो निर्माण है 2025 तक पूरा होगा। 3 मंजिले के इस मंदिर में की ऊंचाई बात करें तो 270 फीट होगी, वहीं 540 फुट चौड़ा होगा। 1800 फुट लंबे विराट मंदिर का निर्माण 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग को सावन यानी जुलाई 2023 में स्थापित करने की बात की गई है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जर्मनी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जर्मनी पीस प्राइज 2023 रिसेंटली? तो जिनकी आप इमेज देख रहे हैं इनका नाम है सलमान रुशीद। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, सलमान रुशीद को अभी जर्मनी शांति पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। सो जानते हैं क्यों किया गया है ऐसा। 2023 के लिए जर्मनी बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को दिया गया है। सलमान रुश्दी का जन्म की बात करें तो 19 जून 1947 को बम्बई के में यानी अब के मुंबई में हुआ है, यानी भारत में इनका जन्म हुआ है। द स्पेनिक वर्सेस रूसी ने अपने विवादास्पद यानी 1988 उपन्यास द सीनेट वर्सेस के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्हें पहचान मिली थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ओके, अब बात कर लेते हैं जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार का इतिहास क्या है। तो इसकी स्थापना 1950 में कर दिया गया था। यह पुरस्कार जो है उन व्यक्तियों को पहचानता है जिन्होंने अपने ऐतिहासिक कार्यों के माध्यम से राष्ट्रीय और संस्कृतियों के बीच अंतरराष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया होता है। ये जब पुरस्कार दिया जाता है तो इस पुरस्कार का जो है $25,000 के रूप में इसे एक ये प्राइज दिया जाता है, इसमें है ना, क्या मतलब बोल सकते हैं कैश के रूप में दिया जाता है। वहीं पुरस्कार समारोह जो है फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले के दौरान अक्टूबर में होता है। यह मेला विश्व के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों मेला में से एक होता है। पुरस्कार का उद्देश्य केवल इतना होता है जहाँ पे शांति, संवाद, सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि सभी देशों में या फिर जिस भी देश में हम रहते हैं वहाँ पे शांति हो, संवाद हो, सहयोगों को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं पिछले साल जो है जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार जो है यूक्रेनी लेखक सेहरी छादान को दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 है। हाल ही में किसने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण कर दिया है? तो हु हैज रिसेंटली अनवील्ड द टेडी बियर एज द मैस्कॉट ऑफ यूरोप 2024? तो अभी जर्मनी ने अभी हाल ही में जो है टेडी बियर का अनावरण कर दिया है, जो कि बोल सकते हैं शुभंकर है किसका, यूरो 2024 का। तो इस तरीके का कुछ ये टेडी बियर है, तो ध्यान रखिएगा। तो जर्मनी में अगले साल होने वाले यूरोपीय चैंपियनशिप का जो शुभंकर है एक टेडी बियर, उसको इन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का ये टेडी बियर है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7th है। हाल ही में ईसीआई ने किस राज्य के लिए मसौदा परिसमन प्रस्ताव प्रकाशित किया है? तो रिसेंटली ECI has published the draft delimitation proposal for which state? तो ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में मसौदा यानी कि ड्राफ्ट बनाया है परिसीमन प्रस्ताव का। तो किस राज्य के लिए? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, तो असम के लिए अभी जो है ECI के जो प्रमुख हैं उन्होंने अभी क्या किया है, ड्राफ्ट डिलिमिटेशन प्रपोजल को उन्होंने ड्राफ्ट कर लिया है।
वहीं बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे। अरुण गोयल जो है जुलाई में मसौदा प्रस्ताव पर जन सुनवाई के लिए असम के दौरे पर जाने वाले हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने असम के लिए परिसीमन मसौदा दस्तावेज जारी करते हुए पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या जो है 126 और लोकसभा की सीटों की संख्या जो 14 है बरकरार रखने की बात कही है। निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा की सीट को 8 से बढ़ाकर 9 करेंगे और अनुसूचित जनजाति की सीट को 16 से बढ़ाकर 19 करने वाले हैं। निर्वाचन आयोग की बात करें तो परिसीमन मसौदे में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा की 19 और 2 संसदीय सीट यानी 2 संसदीय सीट अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा के लिए 9 और 1 संसदीय सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव रखा है। इस चुनाव की बात करें तो चुनाव में निकाय के प्रस्ताव दिया गया है कि वेस्ट कार्बिक आंग्लों के स्वतः जिलों में विधानसभा की सीटों की संख्या जो है बोडोलैंड स्वायत्ता परिषद के क्षेत्र में 3 यानी 16 से 19 तक बढ़ाई जाएगी। निर्वाचन आयोग ने अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित दीफू और कोकराझार संसदीय सीट को बरकरार रखा है, वही लखीमपुर संसदीय सीट को अनारक्षित रखा है। बात करें अगर 2001 में जनगणना के आधार की, तो उस समय परिसीमन की जो वो कयाद किया गया था कि 2001 में होगा, वही पिछले परिसीमन 1976 में असम में किया गया था, उसके बाद अब हो रहा है। तो यह देखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हु हैज टॉपेड द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल जेंडर इक्विटी इंडेक्स। तो अभी जो है हाल ही में ग्लोबल जेंडर इक्विटी इंडेक्स को इंडेक्स आया है, उसमें कौन सा देश जो है टॉप रैंकिंग पे है? तो मतलब बोल सकते हैं कि कौन जो है फर्स्ट रैंक हासिल की है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि आइसलैंड जो है इस मामले में प्रथम स्थान हासिल किया, फर्स्ट रैंक आया है। किसमें? ग्लोबल जेंडर इक्विटी इंडेक्स में। तो ग्लोबल जेंडर इक्विटी का मतलब है यहाँ पे मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी कि जो चीजें मेल को मिलती हैं वही सारी सुविधाएं हर चीज किसे मिलनी चाहिए? फीमेल को भी मिलनी चाहिए। तो ये सिर्फ आइसलैंड में हुआ है। तो आइसलैंड जो है लगातार 14वें साल दुनिया का सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है। लैंगिक समानता के मामले में भारत की बात करें तो भारत का जो है 146 देशों में से 127वां स्थान है, 127 जो है हमारा इस बार रैंक आई है। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये रिपोर्ट जो है हर साल प्रस्तुत करता है। 2023 में भी भारत की स्थिति बता रहा है कि पिछले साल की जो तुलना में 8 स्थान में सुधार किया है भारत ने। वहीं EWF की बात करें 2022 में अपनी रिपोर्ट में वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत जो है 146 देशों में 135वें स्थान पर रहा था। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछली बार की भारत की स्थिति कितनी थी? 1.4% अंकों और 8 स्थानों में सुधार हुआ है। वहीं 2020 में समान स्तर की ओर से आंशिक रूप से पहुंचा था। तो मेन पॉइंट यहाँ पे है कि इस साल जो है आइसलैंड जो है लगातार जो है वो अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है, यानी फर्स्ट रैंक पे कौन है? आइसलैंड है। और वहीं जो भारत जो है, भारत की स्थिति क्या है इस मामले में? तो 127वां स्थान है हमारा 146 देशों में। अब बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। तो भारत के जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान की सबसे पहले बात करें तो पाकिस्तान की जो रैंक आई है 142 आई है, 142 बोल सकते हैं कि पाकिस्तान की रैंक आई है। वही बांग्लादेश की 59 रैंक मिली है। चीन को जो है 107वां रैंक मिला है, जहां पे क्या है ग्लोबल जेंडर इक्विलिटी की बात की गई है। वहीं नेपाल को 116वां स्थान मिला है, श्रीलंका को 115 और भूटान को 103वां स्थान मिला है। तो हमारी रैंक क्या है? 127 है 146 कंट्रीज में थे। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बहुत ज्यादा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9 है, हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई रिसेंटली? तो जिन्हें आप इस पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं इनका नाम है एस जानकी रमन। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे, यानी कि जानकी रमन जो है अभी न्यू आरबीआई के न्यू डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। सो बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, भारत सरकार ने जो है स्वामीनाथन
यानी जानकी रमन को भारत के रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुन लिया है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार जानकी रमन की नियुक्ति जो है 3 साल के लिए रखी गई है, जो कि ज्वाइनिंग की तारीख से शुरू हो जाएगा और जब तक अगला आदेश ना आ जाए तब तक ये ही बने रहेंगे जानकी रमन जो है डिप्टी गवर्नर आरबीआई के। और इससे पहले की बात करें जो अभी हाल ही में है, जिनका नाम है महेश कुमार जैन का स्थान लेने वाले हैं, जिनका कार्यकाल 22 जून को समाप्त हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट बाल्टिक कंट्री ऑफ द लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज? तो अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए पहला बाल्टिक देश कौन बना है? तो करेक्ट ऑप्शन है एस्टोनिया। एस्टोनिया करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। यानी कि बात कर सकते हैं समलैंगिक विवाह का मतलब होता है जहां पर जो बॉय जो होते हैं, लड़का लड़के से शादी करना चाहता है और गर्ल जो होती है गर्ल से ही शादी करना चाहती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स की वजह से ऐसा होता है। तो यही जो है इसी को ही समझते हुए, इनकी भावनाओं को समझते हुए समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है किसने? एस्टोनिया देश ने वैध घोषित कर दिया है। एस्टोनिया की संसद ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एक कानून पारित किया है, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला केंद्रीय यूरोपीय राष्ट्र बन गया है। कई पूर्व साम्यवादी मध्य यूरोपीय देश समान सेक्स विवाह प्रतिबंध करते हैं। कभी सोवियत नेतृत्व वाले वार्सा संधि का हिस्सा थे। 2014 में बात करें, एस्टोनिया ने समान सेक्स साझेदारी को वैध करार दिया था 2014 में ही। और 2016 में सरकार ने LGBTQ+ को जितने भी इस कैटेगरी के लोग होते हैं उन सभी को व्यक्तियों को रोजगार देना, उन्हें शिक्षा देना, अन्य क्षेत्रों में भेदभाव से बचाने के लिए एक भेदभाव विरोधी कानून भी पारित किया गया है एस्टोनिया के द्वारा। और उन्होंने अब यहाँ के विवाह को भी, समलैंगिक विवाह को भी वैध घोषित कर दिया है। एस्टोनिया समलैंगिक विवाह विधेयक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स की एक हालिया सर्वेक्षण में पाया है कि एस्टोनिया में जो 53% जो लोग हैं जो मानते हैं कि समलैंगिक विवाह का समर्थन करते हैं, वहीं ये जो इसी टॉपिक के ऊपर अगर बात करें तो पहले एक दशक पहले की बात करें तो ये आंकड़ा कितना था? केवल 34% था। लेकिन अब कितना हो गया है? 53% हो गया है। इसीलिए यहाँ के एस्टोनिया संसद ने एक विधेयक पर मतदान किया और यह पारित भी हो गया, जिससे एस्टोनिया बाल्टिक क्षेत्र में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया है। वहीं 2023 के चुनाव जीतने वाले प्रधानमंत्री हैं कैलेस के नेतृत्व वाले उदार और सामाजिक लोकतांत्रिक दलों के गठबंधन के समर्थन से 101 सीट वाली संसद में बिल को 55 मतों से पारित किया गया था। इसलिए ये नया कानून जो है अब 2024 से प्रभावी हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग अपना डे ऑफ द वर्ड। डे ऑफ द वर्ड का जो आज वर्ड है वो है सोफिस्ट्री। सोफिस्ट्री का मतलब होता है सत्य का आभास। ठीक है, तो सोफिस्ट्री का मीनिंग याद रखिएगा, सत्य का आभास। तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, आप सभी को सिर्फ मेक द सेंटेंस बनाना है ताकि आप इन सभी वर्डों को याद रख सके। ओके, एंड आप मुझे जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। एंड आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड बहुत सारा आप सभी का जो लाइक होता है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज आप लाइक कीजिए। ओके, आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।